अस्सलाम वालेकुम नसीर भाई, कैसे हैं? जी वालेकुम अस्सलाम। अमान भाई कैसे हैं? ठीक है सर। अल्हम्दुलिल्लाह जी। आज मैं आया हूँ जी आपके साथ, मैंने प्रोग्राम रिकॉर्ड करना है। नाज़रीन, मेरे साथ नसीर भाई मौजूद हैं। मैं आज इनके पास आया हूँ। जिस कम्प्लेक्स में मैं खड़ा हूँ, आप ये देख सकते हैं कि ये कम्प्लेक्स जो है, इसमें जितने यूनिट हैं वो नसीर भाई की प्रॉपर्टी है, नसीर भाई ने बनाए हैं। नसीर भाई, ये कितने यूनिट हैं? आप ये प्रॉपर्टी आप ज़रा थोड़ा सा बताएँगे तफसील? ये लैंड 2.2 एकड़ लैंड है जी। इसके ऊपर आप जो मर्ज़ी वैसे डिज़ाइन कर लें, लेकिन जो आपको नज़र आ रहा है ये 24 यूनिट है। सो इसमें तकरीबन 7, 8 एंड देन दिस रो इज़ 9 यूनिट। तो नसीर भाई, ये सारा जो है रेंटल पे है? ये सारे आपने रेंट पे लगाए हुए हैं? नहीं, ये सारा सेल भी कर रहे हैं। इसमें 50% सोल्ड आउट है और कुछ हमने अपने बिज़नेस के लिए रखे थे, और वो ग्रोसरी स्टोर जो है वो 3 यूनिट वो रेंट आउट है। तो आप ये कौन सा बिज़नेस यहाँ पे कर रहे हैं? अभी यहाँ पे कौन कौन से बिज़नेसेस हैं आपके? एक तो ये हमारा 12 साल पुराना बिज़नेस है, माही प्रिंटिंग साइंस। हम साइंस, LED, लेटर साइंस और कोई भी किसी तरह की प्रिंटिंग भी चाहिए वो करते हैं। माही प्रिंटिंग के अलावा इस जगह पे और क्या बिज़नेस है आपका? दूसरा, आप अगर इस तरफ देखें, ये जो ऑटो ग्लास शॉप है VIP के नाम से, तो ये हमने इसको हम इंस्टॉल करते हैं, लेकिन इस साल से हम इसको शुरू कर रहे हैं होल सेल का भी, कि हम ग्लास सेल भी करेंगे। तो ये ग्लास जो है वो रेजिडेंशियल कमर्शियल हाउसेस के लिए है या ये सिर्फ गाड़ियों की? नहीं, सिर्फ ऑटो ग्लास है। ऑटो ग्लास है। हाँ। ओके। मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे मुख्तलिफ गाड़ियों के विंड स्क्रीन्स वगैरह पड़े हुए हैं। तो आप ये बेसिकली यही बिज़नेस है? बेसिकली यही है कि आपको ऑटो ग्लास कोई भी, मेनली तो ये फ्रंट पोर्शन टूटता है यहाँ, क्योंकि ग्रेवल का बहुत ज़्यादा है रोड्स के ऊपर, तो ग्रेवल्स है, सॉरी विंडशील्ड है। फिर जो साइड वाला है, अगर कोई टूट जाता है, बैक शीशा टूट जाता है, तो कोई भी ऑटो ग्लास जो है वो हम करते हैं। जी। तो नसीर भाई, ये मुझे ये बताएं कि आप एक नॉर्मल गाड़ी, अगर होंडा सिविक, टोयोटा करोला, उसकी अगर विंड स्क्रीन की बात करें या कोई भी उसकी स्क्रीन की बात करें, तो क्या प्राइसेस कंपेयर क्या करते हैं आप मार्केट की निस्बत? जी बिल्कुल, बहुत अच्छी प्राइस हम कम मार्केट से बेहतर कर रहे हैं, क्योंकि हम खुद कंटेनर मंगवाते हैं, तो हमें उस लिहाज से प्राइस बेटर पड़ जाती है। तो ये आप कहाँ से मंगवा रहे हैं? एक्चुअली सारा ये मैन्युफैक्चरिंग जो US कंपनी थी, वो भी अब अपना उन्होंने चाइना में शिफ्ट कर लिया प्लांट, तो सर ये चाइना से ही सारा आ रहा है। व्यूअर्स, आप मेरे सामने ये जो ग्लास का जो बिज़नेस देख रहे हैं, अगर आपकी गाड़ी में किसी किस्म की कोई ग्लास का प्रॉब्लम हो, वो टूटा हुआ हो, और अगर आपने नया ग्लास लेना हो, चेंज करना हो, तो आप देख सकते हैं कि नसीर भाई का बहुत बड़ा बिज़नेस है। ये आपको डेफिनेटली, आप इनको आके उर्दू वर्ल्ड ट्रैवल का नाम बताएंगे तो आपको ये कंसेशन डेफिनेटली देंगे। और मेरा मशवरा ये आपसे है कि आप डेफिनेटली यहाँ पे आएँ। बहुत ही ज़बरदस्त काम होता है यहाँ पे, बड़ा तसल्ली का काम ये करते हैं। तो व्यूअर्स, ये गाड़ी की विंड स्क्रीन को जो है वो फिक्स कर रहे हैं, ये चेंज कर रहे हैं। अगर आपको अपनी गाड़ी की विंड स्क्रीन चेंज करानी है, जैसे कि ये विंड स्क्रीन जो है आपको टूटी हुई नज़र आ रही है, तो ये रिप्लेस हो रही है, और ये जो टेक्नीशियंस हैं इसको चेंज कर रहे हैं। तो इसी तरह व्यूअर्स, अगर आपने अपनी गाड़ी की विंड स्क्रीन चेंज करानी है तो आप यहाँ पे तशरीफ़ लाएं, और आपको डेफिनेटली तसल्ली बख्श काम जो है यहाँ पे मिलेगा। तो नसीर भाई, हम चलते हैं आपके प्रिंटिंग सेक्शन वाली साइड पे। जी प्लीज़। हेलो। ये जी हमारा रिसेप्शन एरिया है। गुरप्रीत हेल्प करती हैं। कैसी हैं गुरप्रीत? थैंक यू सो मच। ये हमारा जो लार्ज फॉर्मेट प्रिंटर है वो है। इसमें आप किसी भी साइज़ का कैनवस के ऊपर या किसी भी मटीरियल के ऊपर आप प्रिंटिंग वगैरह कर सकते हैं। सो
ये सेक्शन क्या है भाई को कटिंग सेक्शन? इसमें सारा पेपर कटिंग है। अगर जो बिज़नेस कार्ड बनते हैं या फ्लायर बनते हैं, जो भी आपको पेपर फाइनल शेप देनी होती है किस शक्ल में, तो वो यहाँ पे इस पर कटर के ऊपर काटते हैं। और ये मशीन क्या है? ये बड़ी फॉर्मेट, वही बड़ी बिग फॉर्मेट में अगर आपको प्रिंट करना है कोई भी चीज़, जैसे रियल एस्टेट साइंस हैं, बिजनेस साइंस इवन, तो सारे इसके ऊपर वो ये बड़ी लेटेस्ट मशीन मुझे नज़र आ रही है जी। इसके ऊपर जो है सारा आप काम जो है मेरे ख्याल है इलेक्ट्रॉनिकली जो होता है सारा डायरेक्ट इसके ऊपर आप प्रिंट कर लेते हैं। पहले तो वो स्क्रीन प्रिंटिंग होती थी, वो हाथ से, वो डिफरेंट स्मेल केमिकल्स, तो ये बड़ा नीट एंड क्लीन इसमें है सारा चीज़ का। तो नसीर भाई ये मैं देख रहा हूँ कि ये इस सेक्शन में मुझे कुछ सिंबल साइन नज़र आ रहे हैं जी। इसमें भी आप जैसे ये कंस्ट्रक्शन साइन है, इधर एक ये पड़ा है, जैसे आप देखें सैंडविच साइन। फिर इसके अलावा अगर आपको बैनर बड़े बनाने हैं वो भी, लेकिन अगर आप ये देखें ये कोई सबवे का जो बड़ा मेन साइन होता है वो उसके ये लेटर बने हुए हैं, तो ये भी हम बनाते हैं सारे। फिर इंस्टॉलेशन ये सारा काम इधर होता है। इसके लिए ये फ्रेमिंग के लिए सारा मटेरियल, एक बिग साइन जो है ना वो सारा बन रहा है। ये फ्रेमिंग वगैरह भी आप खुद कर रहे हैं? इसका सारा फैब्रिकेशन भी ये खुद होती है? हाँ जी सर। जैसे इसमें अगर आपको फिर ये इसकी जो ये लेटर नज़र आ रहे हैं, डिफरेंट मटेरियल है। ये आपको उसकी पट्टी नज़र आती है, इसको काट के बेंड करके ये सारी शेप दी जाती है। फिर इसमें लाइटिंग और सारा चीज़। तो व्यूअर्स आपने देखा कि प्रिंटिंग सेक्शन में हम हैं और यहाँ पे साइन सिंबल्स वगैरह जो है ये डिज़ाइन करते हैं। तो आप डेफिनेटली माही प्रिंटिंग जो है उसका नाम याद रखें। जैक्सन पोर्ट में नॉर्थ ईस्ट में ये मौजूद है और नसीर भाई की ये मालकियत है। ये हमारा वर्कशॉप एरिया है कि अगर चीज़ कोई काटनी है, कोई मेटल फ्रेम के लिए या कोई भी आपने पेंट जॉब करनी है, तो वो सारा हम इस एरिया में सारा मैन्युफैक्चर करते हैं। ईमान भाई ये हमारा डिजिटल वाला हिस्सा है जिसमें हम प्रिंटिंग या बिज़नेस कार्ड प्रिंट ये वगैरह होता है। ये सेक्शन जो है डिज़ाइनिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग वगैरह के लिए। अगर जसपाल बैठी हैं, हाय जसपाल, हाउ आर यू? और सेम डिज़ाइनिंग, हाय। और ये रिया है, रिया, हेलो रिया, ये भी हमारी डिज़ाइनर है। ग्रेट, ओके। इसके अलावा जैसे ये प्रिंटिंग हुई है, सारी डिजिटल प्रिंटिंग है। ओके। तो इसमें वट एवर इनवॉइसेस प्रिंट हो के पड़ी हैं। इसमें आप देखें कि फोल्डर बनाने हैं इसके, ये जैसे रियल एस्टेट का फोल्डर है। ओके। ये फ्लायर बनने हैं, वट एवर क्वांटिटी और स्टाइल। तो फिर इसके ऊपर ये हमारा वर्कशॉप एरिया है, ये फ्रेम बना रहे हैं। एक हमारा ये डिजिटल प्रिंटर है जिसको इसमें भी किसी भी साइज़ की लंबी और छोटी बना सकते हैं, जिसमें बैनर्स वगैरह हों या कोई भी ग्राफिक्स आप साइन के हैं वो इस पर प्रिंट हम करते हैं। बाकी एक हमारा ये एक और मशीन है, इस पे भी हम इसको प्लाटर बोलते हैं। इस पर जो आपको लेटर नज़र आते हैं छोटी छोटी चीज़ों पे, गाड़ियों पे या कहीं भी, वो इसके ज़रिए निकाल कर और उसके ऊपर मास्किंग होती है, फिर वो सारा पूरे बना के फाइल पेस्ट की जाती है। बहुत ही जदीद निज़ाम है। व्यूअर्स आप देखें कि ये लेटेस्ट जो है वो इलेक्ट्रॉनिक और मैकेनिकल प्रिंटिंग जितनी भी आप देख रहे हैं कि ये इसका इन्होंने मशीनरीज जो हैं वो बहुत ही न्यू लगाई हुई हैं और आपको फैसिलिटेट करने के लिए अब अगर आप तशरीफ़ लाते हैं माई प्रिंटिंग में तो आप डेफिनेटली यहाँ पे आके हर किस्म की अपनी प्रिंटिंग करवा सकते हैं। जी भी, रैप्स एवरीथिंग। मेरे साथ नसीर अदील साहब मौजूद हैं और ये कामयाब बिजनेसमैन है। जैसे कि मैंने आपको जिक्र किया था कि मैं पाकिस्तानी जो कि बहुत ही कामयाब बिजनेसमैन हैं वो कनाडा में रहते हैं और स्पेशली अल्बर्टा, और हम कैलगरी सिटी की बात करें तो नसीर अदील साहब जो हैं
इस कैलगरी के जो है नामवर जो है वो प्रॉपर्टी डीलर्स और रियल्टर्स में इनका शुमार होता है और बहुत ही ज़बरदस्त बिजनेसमैन है, जैसे कि आपने पिछले सेगमेंट में इनकी बातें सुनी। तो जी नसीर साहब, हम आते हैं अब आपकी रियल स्टेट के बिज़नेस की तरफ। आपने कब स्टार्ट किया रियल स्टेट का बिज़नेस जो है? अमान भाई, ये मैंने 2002 में लाइसेंस लिया था। उसके बाद फिर ये चलता रहा सिलसिला, अप्स एंड डाउन आते रहे। जैसे रियल एस्टेट मार्केट में बहुत फ्लक्चुएशन आती है बाज़ का। तो 1988 में मुझे याद है कि यहाँ लोगों ने घर लिए और मॉर्गेज अफोर्ड नहीं हो रही थी, कोई सिचुएशन इकोनॉमिक एक्सी आ गई, लोगों ने घर डॉलर पे छोड़ दिए, चाबियाँ लोगों को छोड़ देनी पड़ी। सो वो तो पुरानी बात है, लेकिन उसके बाद खैर इस तरह ऐसे हालात नहीं आए। लेकिन मैं थोड़ा सा अप्स एंड डाउन में रहा कि दूसरे बिजनेसेस में तवज्जो देने लगा, लेकिन इन में 2002 से। सर, आपने लाइसेंस की बात की कि आपने रियलिटर का, हमें हमारा कंसेप्ट ये होता है हमारे मुल्क जैसे कि पाकिस्तान में, कोई बंदा जो है एक शॉप लेके कुर्सी में रख के तो वहाँ पे बिज़नेस का, ये रियलिटर का लाइसेंस होता है क्या? जी, लाइसेंस ये बिल्कुल। इस मुल्क में आप देखें कि आपने हेयर कटिंग की शॉप भी शुरू करनी है ना, तो आपको कोई डिप्लोमा डिग्री वो है, कोई आई थिंक 2 इयर्स को रेगुलेट की हुई है हर चीज़। जी ठीक है। तो आपको रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने पड़ते हैं। तो सेम थिंग इन रियल एस्टेट के आप ये देखें कि मिलियंस डॉलर की ये प्रॉपर्टी है, किसी के इसमें ड्रीम्स होते हैं घर की सूरत में, या तो इसको पूरा इंश्योर्ड किया है, हर चीज़ को कवर किया होता है। सो इसके लिए ज़रूरी है कि इसको पूरी तरह रेगुलेट किया जाए। व्यूअर्स, मैं जस्ट नसीर भाई से मैंने दोबारा इसलिए सवाल किया क्योंकि कनाडा में जैसे नसीर भाई ने बताया कि यहाँ पे हर बिज़नेस रेगुलेटेड है, लाइसेंस उसका है। तो मैं जस्ट आपकी इंफॉर्मेशन के लिए इनसे सवाल किया कि क्या रियल स्टेट एजेंट जो होते हैं, ये रियलिटर होते हैं, क्या उनके पास कोई लाइसेंस होता है? तो इन्होंने उसका जवाब दे दिया हमें, आपने सुन लिया कि बिल्कुल यहाँ पे हर चीज़ रेगुलेटेड है और कोई चीज़ भी बिना बिज़नेस के, बिना इंश्योरेंस के नहीं की जा सकती। तो नसीर भाई, ये बताइए कि इन दिनों में हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट ने जब रेट्स जो है मार्कअप बढ़ाए हैं, तो प्रॉपर्टी की सूरत हाल क्या जा रही है इस वक्त कैलगरी की, अगर आपके बिज़नेस की हम बात करें तो? ये जो ओवरऑल इम्पैक्ट पड़ा है पूरी दुनिया में, इसका इम्पैक्ट पड़ा हुआ है इससे जो कोविड हुआ था जी। सो उसकी वजह से जाहिर है कैलगरी की इकानमी भी मुतासर हुई है। लेकिन जो कैलगरी की रियल एस्टेट मार्केट है उसका इम्पैक्ट उतना बुरा नहीं है जितना आपके बड़े शहरों में हुआ है, जैसे टोरंटो में या वैंकूवर में। यहाँ फिर भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है ये इंडस्ट्री। अभी आप ट्रेड में चले जाएं तो जो बिल्डर्स हैं उन्होंने ऑलरेडी इतना पाइलअप है, उनके पोजेशंस देनी है, दे आर सो बिजी। और थोड़ा सा स्केयर है, ये थोड़ा सा डर है कि ये जो इतना इंटरेस्ट रेट है, पेमेंट ऊपर चले जाएगी, लोग इससे थोड़ा सा घबरा रहे हैं। लेकिन ये एक अच्छा साइन भी है, ये इकॉनमी की करेक्शन है। सो कैलगरी में रियल एस्टेट बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। मैंने अभी 500,000 के 2 लास्ट वीक अंडर 500,000 घर बेचे हैं। सो इट्स स्टिल गुड। तो आप ये देख रहे हैं कि आने वाले दिनों में प्रॉपर्टी की प्राइसेस जो हैं वो अप डाउन जाएंगी या मार्कअप की वजह से कम होंगी? जैसे कि हम स्पेकुलेशंस हैं कि 30% या 40% जो है दिसंबर तक या जनवरी तक प्राइसेस कम हो जाएंगी। प्राइसेस मेरा नहीं ख्याल कि कम होंगी, क्योंकि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी तो है ना साथ। लेकिन चलें, सेल थोड़ी सी रुकेगी या रुकी हुई है तो इट्स गुड टाइम टू बाय द हाउस, लेकिन प्राइसें नीचे ही नहीं जाएंगी। मेरे ख्याल में ये 5-6 महीने की करेक्शन के बाद इकानमी जब अच्छी हालत में हो जाएगी तो इसकी प्राइस कैलगरी में बहुत ऊपर जाने वाली है। मेरा अपना अंदाज़ा है कि आप अगर देखें, पिछले दिनों एक कंपनी है इन्फोसिस के नाम से, वो कैलगरी मूव हुई है टेक्नोलॉजी की, तो उन्होंने डिक्लेयर किया कि 1000 जॉब, वो दे आर क्रिएटिंग 1000 जॉब। ओके। सो इसके अलावा एक और मुझे नाम नहीं याद, ये एरोप्लेन बनाने की कंपनी है मैन्युफैक्चरिंग जी, जो टोरंटो में शायद जी। तो इधर कैलगरी ईस्ट में उनका प्लांट लग रहा है। ज़बरदस्त। सो उससे आप देखें कि कैलगरी की इकॉनमी को कितना बूस्ट मिलेगा। ठीक है। तो जो फिर रियल एस्टेट मार्केट कैसे नीचे जा सकती है, इसकी प्राइस ऊपर ही जाएगी। तो नसीर भाई, ये बताएं कि जो जनरल सवाल होता है कि न्यू कमर जिसको कनाडा में आए, जैसे कि मुझे 3 साल है और मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं घर परचेज़ करूँ, क्या आप सजेस्ट करेंगे कि किस एरिया में घर लिया जाए और किस रेंज का घर लिया जाए? कौन सी टाइप का लिया जाए? कॉन्डो लिया जाए, डुप्लेक्स लिया जाए, सिंगल फैमिली हाउस लिया जाए? क्या आप सजेस्ट करेंगे नए आने वालों को? जी बिल्कुल, जो नए लोग आ रहे हैं उनकी
हौसला अफजाई के लिए ये बैंक भी है वो 5% पे मॉर्गेज दे देते हैं। सो लेकिन जो कितना बड़ा लिया जाए ये तो उनकी खुद की चॉइस है। कुछ लोग वेल सेटल्ड होते हैं ऑलरेडी के जस्ट मूविंग इन हेयर, तो कितना अफोर्ड करते हैं वो बड़ा घर ले सकते हैं। जो प्रॉपर्टी इज़ प्रॉपर्टी, छोटी या बड़ी डजंट मैटर, लेकिन प्रॉपर्टी बना रहे हैं वो। सो अगर आप सही कह रहे हैं कि लोगों को इस्टेब्लिश होना होता है तो स्टार्टर होम जैसे आप 1200 स्क्वायर फुट से लेकर आप ले लें तो इट्स अ गुड डील। और मेरा मशवरा है कि डिटैच हों, कि अगर अपार्टमेंट वगैरह लेते हैं उसकी कुछ लिमिटेशन है, जैसे फीसेस वगैरह हैं, तो बेटर है कि आप सिंगल घर लें, डिटैच घर। व्यूअर्स, आप नसीर अदील साहब को सुन रहे हैं और ये कैलगरी के नामवर जो हैं रियल्टर हैं। मेरा मशवरा आपसे ये ज़रूर होगा कि अगर आप घर लेना चाह रहे हैं और कैलगरी में आपका प्रोग्राम है कि हमारे इस एरिया में आप घर लेना चाहते हो, आप ज़रूर नसीर साहब से एक दफ़ा रब्ता कीजिए और बहुत अच्छी आपको सलाह मशवरा जो देंगे घर लेने के लिए। नसीर साहब ये बताएं कि आम हर बंदे का सवाल ये है कि बिलफर्ज मैंने घर लेना है तो क्या इनिशियल रिक्वायरमेंट होती हैं? एक नए आने वाले बंदे जिसको नहीं पता, तो बेसिक घर की लेने के लिए रिक्वायरमेंट क्या होगी, चाहे वो 1200 स्क्वायर फीट हो, 1600, 1800, जितना भी आप आगे जाएँ, उसके लिए बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है? बेसिक रिक्वायरमेंट तो एक ज़ाहिर है जी, उसमें सारा क्राइटेरिया है जिसमें आपका क्रेडिट होना चाहिए। क्रेडिट के साथ आप डाउन पेमेंट कितनी देना चाह रहे हैं, बैंक फिर आपकी वो उनको श्योरिटी चाहिए होती है कि आप इसको अफोर्ड कर सकेंगे, इसकी मंथली पेमेंट पे कर सकेंगे। तो वो जॉब की देखते हैं कि आपकी स्टेबिलिटी क्या है। तो मेन तो ये 3 फैक्टर हैं कि आपने जॉब हो और आपका क्रेडिट ठीक हो और साथ में कितनी डाउन पेमेंट। तो डाउन पेमेंट कितनी होती है इनिशियली अगर एक छोटे लेवल का घर अगर लेना है, लाइक अगर आप $4 लाख तक का घर लेना चाहते हैं या 5 लाख तक, तो उसके लिए डाउन पेमेंट क्या रेशो है, कितनी परसेंटेज डाउन पेमेंट होती है? 5% से शुरू हो जाता है। 5% से, 5% से। और आप बता रहे हैं कि क्रेडिट हिस्ट्री अच्छी हो और उसकी डाउन पेमेंट वो दे सकें और उसकी जो एफोर्डेबिलिटी कितनी है उसके हिसाब से होगा। जी नसीर भाई, ये बताएं कि ये रियल स्टेट में हम अगर इस्तेलाह की बात करें, फाइनेंसिंग और लीजिंग जो होती है, अब मुझे ये बताएं कि ये फाइनेंसिंग और लीजिंग में बेसिकली फ़र्क क्या है, फिर हम आगे अगले सवाल पे चलते हैं। फाइनेंसिंग तो आप बाय कर रहे हैं ना, किस चीज़ को अगर आप बाय कर रहे हैं तो बैंक आपको लोन दे रहा है, फाइनेंस कर रहा है, ताकि आप ये टर्म इस्तेमाल होती है कि आप घर को ओन करेंगे और उसकी पेमेंट आप मंथली बेसिस पे आप देते रहेंगे। जी। जो रियल एस्टेट में लीज टर्म चलती है वो है मोस्टली कमर्शियल में, कि जब आप रेंट आउट करते हैं तो आप मंथली पेमेंट दे रहे हैं, प्रॉपर्टी आपकी नहीं है लेकिन आपने उसको रेंट किया है, तो ये वहाँ इस्तेमाल होती है। तो आपकी एक्सपर्टीज़ क्या है? आप कमर्शियल करते हैं, रेजिडेंशियल करते हैं, आप किस चीज़ में आप डील करते हैं ज़्यादा? मैंने एक्चुअली जब रियल एस्टेट शुरू किया था तो रेजिडेंशियल किया था, लेकिन रेजिडेंशियल के साथ आपकी चॉइस है कि अगर आप कमर्शियल कोर्स भी करना चाहें तो आप करके आप उसमें भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो मैं चूँकि पसंद कर रहा था कमर्शियल, मैंने कमर्शियल भी किया है। मैंने एक कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाया भी है खुद से 24 यूनिट, तो मुझे उसका फ़र्स्ट हैंड एक्सपीरियंस भी है ऑन ग्राउंड के ये कमर्शियल है क्या चीज़ और कैसे वर्क करती है। और मैंने रेजिडेंशियल घर भी बनाया है, वो उसकी भी मुझे पूरी इन्फॉर्मेशन है और एक्सपीरियंस है जी। तो मैं एक पढ़ रहा था एक इस्तेलाह अभी आपके पास आने से पहले, 3 नेट जो है लीजिंग होती है, वो क्या होती है? जब कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी आप लीज़ करते हैं जी, तो उसमें ये टर्म इस्तेमाल होती है, ग्रॉस लीज़ है या 3 नेट लीज़ है, डबल नेट है, सिंगल नेट। इसमें एक्चुअली आपको टेनेंट एज ए आप लैंडलॉर्ड को पे करते हैं, तो 3-4 शक्लों में। ठीक है। बेस रेंट आप फिक्स करते हैं, उसके ऊपर उसकी जो बिल्डिंग के एक्सपेंसेस है जी, ठीक है, वो कैलकुलेट करते हैं, प्रॉपर्टी टैक्स होता है। तो वो हर लीज में डिसाइड है कि कौन उसका पोर्शन पे करेगा, जिसमें वो टेनेंट पे करेगा, लैंडलॉर्ड करेगा। अच्छा, 3 नेट आपने बोला, 3 नेट में ये है कि जो सारी चीज़ें हैं ना कैलकुलेट करके उस बेस रेंट के ऊपर डाल के तो टेनेंट ही पे करता है, तो उसको फिर कहते हैं कि 3 नेट के जो भी एक्सपेंस हैं वो टेनेंट ही पे करेगा। ठीक है। यानी अगर मैंने एक बिज़नेस के लिए एक ऑफिस लेना है, उसके ऊपर जब ये आप 3 नेट की बात करेंगे तो जो टर्म तय होंगी वो सारा कुछ मैं ही पे करूँगा अगर मैं ऐसे ले लूँ। नसीर भाई, अब ये बताएं कि अगर कोई बंदा इन्वेस्टर है जिसके पास पैसे हैं, वो पाकिस्तान से अच्छे वाले पैसे लेके आया और वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, क्या मौके हैं यहाँ पे एज ए इन्वेस्टर जो है वो? जी बिल्कुल, बड़ा ज़बरदस्त सवाल है। रियल एस्टेट में, रियल एस्टेट इज़ वास्ट फील्ड, बहुत ज़बरदस्त फील्ड है और दुनिया का स्ट्रॉन्ग तरीन आई थिंक प्रोफेशन है। अगर आप इसको एज ए प्रोफेशन, एज ए इन्वेस्टर कैरियर बनाना चाहें या पैसा बनाना चाहें, सो इसमें डिफरेंट स्टेजेस हैं।
डिफरेंट कैटेगरीज हैं कि आप कैसे कमर्शियल में, रेजिडेंशियल में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। एक घर ले लें, 100 घर बना लें, ज़मीन लेके डेवलपमेंट कर लें। सेम थिंग आप कमर्शियल में कर सकते हैं कि आप कमर्शियल में या तो एंड यूज़र बन जाएं कि आपने बाय कर ली शॉप, आप कर सकते हैं कि उसको 10 शॉप्स ले लें, रेंट आउट कर दें, वो अब इन्वेस्टमेंट होगी। इसी तरह से आप जगह लेके जहाँ कमर्शियल एरिया डेवलप हो रहा है आप उसके ऊपर पूरी बिल्डिंग बना सकते हैं। तो ये मुख्तलिफ स्टेजेस हैं, फिर डिपेंड करता है कि आप कितना उसमें गुड़ डालते हैं और कितना इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उसी लिहाज से आपको उसका रिटर्न भी मिलता है और अपॉर्चुनिटी भी होती है। तो एक सवाल और बड़ा इंपॉर्टेंट है, पाकिस्तान से अक्सर जो है हमें लोग पूछते हैं कि यार यहाँ पे एग्रीकल्चर लैंड जो है, फार्म हाउसेस वगैरह, उसका क्या तरीकाकार होता है? सेम वही तरीकाकार है जो आप कमर्शियल या रेजिडेंशियल के लिए, या एग्रीकल्चर लैंड या फार्म के लिए कोई डिफरेंट तरीकाकार है? यार ये अच्छा कि आपने सवाल किया। मैं भी जब पाकिस्तान जाता हूँ ना तो मुझसे पूछा जाता है कि दोस्त पूछते हैं कि यार कनाडा में लैंड बहुत है तो बड़ी शायद फ्री मिल जाती है या कैसे है। तो आई थिंक ये कोई मतलब गलत इन्फॉर्मेशन है हमारे दोस्तों के पास। दुनिया में कहीं भी चले जाए लैंड फ्री नहीं है जी। लैंड इज़ लैंड। अगर आप पाकिस्तान भी लें उतनी महंगी है, इधर भी डिपेंड करता है कि आप पॉपुलेशन के करीब हैं, दूर हैं, तो उसकी वैल्यू डिफरेंट है। अच्छा, एग्रीकल्चर में सेम थिंग, यू हैव टू बाय, आपको बाय करेंगे फिर उसके ऊपर जो मर्जी करें। अच्छा, यहाँ चूँकि लोगों के पास बहुत क्वार्टर सेक्शन बहुत बड़ी 100 एकड़ मतलब हज़ारों एकड़ से है, तो वो क्या करते हैं लीज आउट कर देते, फिर आप लीज लेके उस पर एग्रीकल्चर कर सकते हैं। लेकिन ये नहीं है कि इसको फ्री, इससे सेम वे कि जैसे आप पाकिस्तान के। सर एक मिसकंसेप्शन में भी आप इसको क्लियर कर दें कि आपने जैसे बात की कि आप जाते हैं पाकिस्तान में, क्या कोई गवर्नमेंट सब्सिडी देती है अगर आपने कोई एग्रीकल्चर लैंड ली है? कोई ऐसा है स्ट्रीम है जिसमें कोई बंदा आए और वो ज़मीन गवर्नमेंट से लीज़ कराए और उसके ऊपर कोई सब्सिडीज़ उसको मिले? सब्सिडीज़ की तो बहुत सारी शक्ल हैं। आप एग्रीकल्चर में भी मिलती हैं। आप अगर कोई एनिमल फार्म वगैरह बनाना चाहते हैं, गवर्नमेंट उसमें बहुत सपोर्ट करती है। यहाँ सपोर्ट बहुत है, ये तो नो डाउट। आप अगर कोई टारगेट बना लें कि आपने इस बिज़नेस में जाना है, ये कुछ करना है, तो आपको बहुत सपोर्ट मिलती है। तो नाजरीन, आप अगर पाकिस्तान से भी कुछ इन्वेस्ट करना चाहते हैं, पैसे तो बहुत ज़्यादा हैं हमारे पाकिस्तानियों के पास, तो मैं आपको फिर वो मशवरा दूंगा कि आप नसीर अदील भाई से रब्ता करें और यहाँ पे आप एग्रीकल्चर ज़मीन लें, यहाँ पे कमर्शियल ज़मीन लें और रेजिडेंशियल ज़मीन लें। पाकिस्तान में बैठ के भी आप ले सकते हैं, तो आप रब्ता इनसे ज़रूर करें। आपको नज़र आ रहा होगा नंबर इनका और पूरा फ्लायर नज़र आ रहा है कि नसीर भाई की जो कंपनी है वो किस तरीके से आपको फैसिलिटेट कर सकते हैं। तो हमारे साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक नाज़रीन। उर्दू वर्ल्ड ट्रैवल की एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव एपिसोड है। वो इसलिए है कि मेरे साथ नसीर अदील साहब मौजूद हैं। नसीर अदील साहब का तारुफ ये है कि बहुत ही कामयाब बिजनेसमैन जो कि कैलगरी सिटी में होते हैं। इनकी कामयाबी जो है वो हम इनकी ज़बानी सुनेंगे। तो नसीर साहब, वेलकम टू माय शो। कैसे हैं आप? खैर खैरियत से सर? जी बहुत शुक्रिया अमान भाई तशरीफ़ लाने का। सर आपने मौका दिया, ऑनर फॉर मी सर कि आपके पास मैं आऊँ। तो व्यूअर्स, मैं आपको ये बताता चलूँ कि हमारे इस कनाडा बल्कि पूरी दुनिया में ये है कि जो रियल स्टेट का बिज़नेस है वो हमेशा जो है वो इंसान अगर वो इख्तियार कर ले, ज़मीन प्रॉपर्टी ले ले, तो उसमें बचत होती है, उसमें फ़ायदा होता है। सो उसी बिज़नेस को मद्देनज़र रखते हुए मैंने कैलगरी के एक बहुत ही कामयाब बिजनेसमैन जो कि हमारे सामने नसीर भाई बैठे हैं उनका इंतखाब किया कि आज हम उनसे बात करते हैं और मेरे इस सफ़र में आप इस बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव डिस्कशन को जो है एंजॉय करेंगे। तो मैं नसीर भाई से सवाल पहला ये करूँगा कि नसीर भाई पाकिस्तान से कनाडा कब आए? जी अमान भाई, मैं 1996 में आया था, तो बस उसके बाद फिर स्ट्रगल चलती रही, आज तक चल रही है। अच्छा, तो आप 1996 के आने के फ़ौरन बाद जैसे कि नए इमिग्रेंट्स आते हैं, आप नए इमिग्रेंट्स होंगे, आपका डेफिनेटली जज्बा तो होगा कि जी आपने आगे बढ़ना है। तो कितने मसाइल का शिकार हुए आप आते ही और कितना टाइम लगा आपको लाइफ एडजस्ट करने में? बिल्कुल आपने सही कहा कि हम अपने ड्रीम्स लेके आए थे पाकिस्तान में, क्योंकि हम देखें एक जो मुतवस्सित तबका है, मिडल मैन है, हम उस फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो बड़े ख्वाब थे, ख्वाहिशें, दिल करता था कि जाएं हम भी दुनिया के साथ एंजॉय करें और अपने आप को बिल्डअप करें। तो शुरू में ज़ाहिर है आके आपको हर तरह की प्रॉब्लम्स, आपके कॉन्टैक्ट नहीं है, फाइनेंशियल इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, आपका
हर चीज़ को फेस करना पड़ता है। तो उसमें काफ़ी फिर मैंने जैसे जैसे वक्त गुजरता गया चीज़ें बेहतर होती गई, लेकिन 5-6 साल तो लगे। नज़ीर भाई, पाकिस्तान से किस इलाके से ताल्लुक़ है आपका? मैं जी शाहकोट है हमारा टाउन जी। और फैसलाबाद के और शेखपुरा के मिडल में है ये, और छोटा सा टाउन है। छोटा तो नहीं, अब तो खैर पॉपुलेशन इतनी हो गई है वहाँ भी कि बड़ा शहर लगने लगा। तो नसीर भाई, फैसलाबाद तो जो है इंडस्ट्रियल जो है हमारा जो बहुत बड़ा हब है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री। तो आप इंडस्ट्रियलिस्ट थे या आप वहाँ पे स्ट्रगल कर रहे थे पाकिस्तान में जब आप यहाँ पे आने लगे थे? जी, मैं पहले तो जब स्टूडेंट फिनिश किया तो मेरे अपने ये था कि मैंने MBA करना है जी। तो MBA में मैंने एक्चुअली लम्स में दाखिला लेने की कोशिश की, लेकिन ऑनेस्टली सीधी बात है कि उसकी मैं 89 की बात कर रहा हूँ सर। 89 में उसकी इतनी फीस थी कि मैंने डिफरेंट सोचा कि यह शायद थोड़ा डिफ़िकल्ट है तो कुछ और अंदाज से करते हैं। अफोर्डेबिलिटी की वजह से आप नहीं ले? नहीं, मैंने नहीं किया। ठीक है। ज़ाहिर है फिर मैंने प्लान किया कि मुझे आगे कंटिन्यू तो करना है अपने फ्यूचर के लिए। तो मैंने पहले स्विट्ज़रलैंड फिर USA में इस तरह एडमिशन करवाने की कोशिश की, तो अल्लाह का शुक्र है चले करते करते इधर कनाडा आगे चले। ज़बरदस्त है। नाज़रीन, हमारी दिलचस्प गुफ्तगू, और मैं बड़े सवाल ऐसे करूँगा जो इनिशियल आने वाले इमिग्रेंट से करते हैं। जैसे कि मैं आया था, मैंने यहाँ पे आते ही बड़ी स्ट्रगल की, मैं ग्रॉसरी स्टोर पे भी काम किया, फूड डिलीवरी भी की, उबर भी की। तो नज़ीर भाई, ये चीज़ें तो लाज़िम मलज़ूम है, आपने भी ये काम किए होंगे डेफिनेटली? सर, ये लाज़िम मलज़ूम है, फिर आपकी आदत बन जाती है। आप फिर अगर आप यहाँ पर देखें, शुरू में से बिल्कुल ठीक है, मैंने भी एक बेकरी थी वहाँ जॉब की, वहाँ सारे काम करने पड़ते थे, जो भी लेबर हार्ड वर्क सारा। फिर मैंने मीट शॉप में भी या कैलगरी की एक जो ख़ास इकॉनमी प्रोडक्ट है मीट, वहाँ भी शॉप की जॉब की। इसके अलावा फिर मैंने ज़ाहिर है टैक्सी यहाँ का एक था कि हम कुछ नहीं तो कुछ लिविंग के लिए बेहतर करें, वो भी की। सो ऑल बेसिक जॉब तो मैंने की हैं। नाजरीन, मैं आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान की मेंटेलिटी को, पाकिस्तान की सोच को परे रख के आपने जब कनाडा आना है तो ये ज़रूर जहन में रखना है कि आपने जब स्ट्रगल करनी है तो उस स्ट्रगल में यहाँ पे किसी काम में भी कोई हार नहीं है। हर काम में रिस्पेक्ट है, चाहे वो टैक्सी है, चाहे फूड डिलीवरी है, चाहे किसी आप शॉप पे काम करते हैं। सो हमें ये चीज़ें बताते हुए किसी किस्म की कोई शर्मिंदगी नहीं हो रही। हम बड़े फ़ख्र से ये कह सकते हैं, स्पेशली नसीर भाई बहुत कामयाब बिजनेसमैन है और ये इब्तदाई दिनों में स्ट्रगल करके आज अगर इस मकाम तक पहुँचे कि जिस जगह हम जिस कम्प्लेक्स में बैठे हैं ये सारा कमर्शियल कम्प्लेक्स है और ये नसीर भाई की मालकियत है। तो नसीर भाई, डिस्कशन को आगे लेके चलते हैं। आपकी कामयाबी जब स्टार्ट हुई कनाडा में आके, कौन सा ऐसा स्टेप था जो कि आप क्रूशल समझते हैं कि उस वजह से आप कामयाबी जो है आपके कदम चूमे? सर, कामयाबी के लिए ये है तो कि आपके अंदर आप सोच क्या है जी। मैं शुरू से एंटरप्रेन्योर थिंकिंग थी मेरे अंदर थी, तो मैं जो भी काम करता हूँ उसके मैं रिज़ल्ट देखता हूँ कि क्या रिज़ल्ट आ रहा है जी। जैसे मैंने जब लेबर जॉब शुरू की तो 2 महीने में आपको पता चल जाता है कि यार आप इसी सर्कल में रहेंगे और इतने पैसे सिर्फ आपको मिलेंगे जी। तो फिर इसी तरीके से जब टैक्सी में स्विच हुए तो लगा कि अच्छे पैसे आने लगे हैं, लेकिन फिर उसको आप कैलकुलेट करें तो फिर आप 24 आवर उसी सर्कल में घूम रहे हैं, लेकिन एक लिमिटेड इनकम के साथ चलेंगे। तो फिर ये सोचा कि क्या हो सकता है, तो रियल एस्टेट में मुझे बहुत प्रोजेक्शन नज़र आई कि ये बहुत बड़ा फील्ड है, तो हमें ये इसमें मुझे जाना चाहिए। फिर जब वो शुरू की तो मुझे इसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल नज़र आया। और ये देखें आपके सामने ये जो सारा हमने तकरीबन 24 यूनिट का कॉम्प्लेक्स बनाया है, तो ये इसमें तकरीबन मेरे 3 साल लगे कि सारी वो बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं आपको बेसिक से लेकर कंप्लीट तक, तो टाइम लगा है, लेकिन शुक्र अल्लाह का कंप्लीट हो। तो नसीर भाई, आपने तो बड़े आसानी से कह दिया कि ये यूनिट आपके कितने $मिलियन इसके ऊपर इन्वेस्ट किए? देखें, ये जो आपको बेसिक चाहिए ना, वो आपको लैंड फ्री चाहिए कि आप इसमें आपकी लैंड फ्री हो जाए ताकि आपको मूव फॉरवर्ड करना ईजी हो जाए। तो उसके बाद बैंक आपकी हेल्प कर देते हैं। तो ये टोटल प्रोजेक्ट तकरीबन 11 मिलियन का प्रोजेक्ट है। तो इसमें चलो जो भी बेसिक आप निकालें तो बैंक आपकी हेल्प करते हैं, तो ये इस तरह से सारा कंप्लीट हो जाता है।
नाज़रीन, जहाँ पे हम बैठे हुए हैं ये नॉर्थ ईस्ट कैलगरी का बहुत ही मशहूर और अभी जो है ना बहुत ही मसरूफ़ किस्म का जो कमर्शियल जो है वो हब बन गया है, जिसका नाम जैक्सन पोर्ट है और ये नॉर्थ ईस्ट कैलगरी में। और आपको मैं बताऊं कि नॉर्थ ईस्ट कैलगरी जो है वो ऐसा इलाका है जिसमें आने वाला हर इमिग्रेंट कोशिश करता है कि वो अपने देसी यहाँ पे इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी और साउथ एशिया जो हमारा उस कंट्रीज़ के जो है वो सारे लोग हैं। तो नसीर भाई का जो है कामयाब बिज़नेस यहाँ पे आपके सामने एक मिसाल है कि अगर आप कंसिस्टेंसी है और आपके जहन में और आपके दिमाग में एक टारगेट है जो कि इन्होंने पूरा किया। तो आगे लेके चलते हैं नसीर भाई। इस रियल स्टेट के बिज़नेस में मैंने भी यहाँ पे आके 3 साल में ये नोट किया है कि जो 3 साल पहले जिस प्रॉपर्टी की कीमत, अगर बिलफर्ज जिस घर में मैं अभी रेंट पे रहता हूँ उसकी कीमत जो है वो 4 लाख थी, आज मैं देख रहा हूँ कि उस घर की कीमत 6 लाख हो चुकी है। तो क्या इतनी तेज़ी से प्राइसेस यहाँ पे बढ़ रही हैं प्रॉपर्टी में? अमान भाई शुक्रिया, आपने ये क्वेश्चन बहुत अच्छा किया है कि इसमें प्राइसेस तो रीज़नेबल तरीके से बढ़ने चाहिए, 5-10% के मार्केट पर मटेरियल कास्ट ऊपर चले गई, डिमांड बढ़ गई। लेकिन ये जो इतनी प्राइसेस तेज़ी से इन्फ्लेशन की वजह से ऊपर हुई हैं, ये कोई रीजनल प्राइसेस नहीं है। मुझे याद है 2005 में जब वैंकूवर या टोरंटो की मार्केट आपके साथ थोड़ा सा ऊपर जाती है तो यहाँ लोग अंधाधुंध, छोटा शहर है और अफोर्डेबिलिटी है, तो वहाँ से इन्वेस्टर इधर आ जाते हैं। वो उतनी प्राइस होती नहीं जितनी वो हो जाती है, तो उसकी कीमत अदा करना पड़ती है वक्त के साथ, लेकिन वो रीजनली वो सही प्राइस होती नहीं। अच्छा नज़ीर भाई, इसी बात को आगे लेके हुए बड़ी इंटरेस्टिंग, मैं अभी पिछले दिनों में टोरंटो यानी ओंटारियो जो रीजन है, अल्बर्टा सरकार ने वहाँ पे ऐड चलाए हैं कि आप जो है हमारे प्रोविंस में आएँ। क्या खुसूसियात है हमारे प्रोविंस अल्बर्टा में कि जी वो लोगों को यहाँ माइल कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि जी अफोर्डेबिलिटी है, यहाँ पे प्राइसेस कम है, यहाँ पे टैक्स कम है, तो आप रिकमेंड करते हैं नए आने वाले लोगों को? जी 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 बिल्कुल। मैं तो चाहूँगा जी, अल्बर्टा में मुझे रहते हुए जब मैं ओंटारियो में आया था पहले शुरू में, तो मुझे सैचुरेशन लगी काफ़ी। फिर मैं जब यहाँ मूव हुआ तो मुझे बहुत कंफर्टेबिलिटी मिली कि एक रीज़नेबल साइज़ का ये शहर है और यहाँ की लाइफ स्टैंडर्ड दुनिया के बेहतरीन लाइफ स्टैंडर्ड में है और एक्सपेंस ठीक है कि आप अफोर्ड कर सकते हैं। आपको कम्यूट करना है ऑल अराउंड द सिटी, इज़ वेरी इजी टू मूव अराउंड, और इन्वेस्ट करना है तो आपकी प्रॉपर्टी डे बाई डे ऊपर जा रही है। कनाडा के 4 शहर हैं, टोरंटो, मॉन्ट्रियल और वैंकूवर, इसके बाद ये चौथा शहर है। लेकिन सारी फैसिलिटी के साथ इतनी कम प्राइस में आपको घर मिलते हैं और आपकी लिविंग स्टैंडर्ड बहुत अच्छा है, तो ज़रूर आना चाहिए यहाँ। नज़ीर भाई, आप रियल स्टेट के अलावा भी मैंने देखा है कि आपके बिजनेसेस जो हैं, कौन कौन से बिजनेसेस आप कर रहे हैं? यार ये शौक़ था मुझे कि मैं यार मल्टी डायरेक्शन सोचता रहता था, सोचता अभी भी हूँ। सो जब 2008 में ये पहले तो जब स्ट्रगल टाइम था उस वक्त मैंने एक गैस स्टेशन शेल कनाडा के साथ काम किया एज ए रिटेलर, 2-3-4 साल उनके साथ काम किया। फिर स्विच किया एक्सॉन मोबिल, ये जो एसओ गैस स्टेशन है, इनके साथ मैंने एज ए रिटेलर काम किया, 4 साल उनके साथ काम किया। सो ये आपको मुझे अच्छा लगता है कि यार ये जो लैंड है ना, इसमें मज़ा है कि आप कुछ सोचें, आपको करने का मौका मिलता है, फिर आप एंजॉय करते हैं कि यार ये भी है, ये भी है। तो उस अंदाज से फिर पर रियल स्टेट साथ साथ था। रियल स्टेट में मैंने जब 2007 में, आपको याद होगा मे बी, कि यहाँ बहुत वो आ गया था, डाउनफॉल आ गया रियल स्टेट पे, तो मैंने फिर एक साइड पे, चूँकि एसओ भी छोड़ चुका था, तो मैंने प्रिंटिंग साइंस का बिज़नेस शुरू किया। तो वो भी अल्लाह का शुक्र है स्टिल वी वर्किंग ऑन और कामयाबी से चल रहा है, माही प्रिंटिंग के नाम से। और फिर देखें, आपने टीम बनानी होती है, ऑनेस्टली बिज़नेस के लिए आपको एक टीम बनानी पड़ती है। तो मुझे दोस्त और भी मिल गए। फिर मेरा आइडिया था कि ग्लास शॉप, ऑटो ग्लास शॉप का भी वर्कशॉप, ये ईजी साफ़ सुथरा बिजनेस है, तो वो भी मैंने शुरू किया, ज़बरदस्त, VIP ग्लास के नाम से। जी नाजरीन, आप हमारी दिलचस्प गुफ्तगू सुन रहे हैं और वो ये गुफ्तगू उन लोगों के लिए जो कनाडा आना चाह रहे हैं, नई इमिग्रेंट्स हैं, तो वो ज़रूर सुने और आप इनको मशाल राह बनाएं। नसीर भाई को देखें कि ये जब से कनाडा में आए हैं उस वक्त से स्ट्रगल में हैं और माशाल्लाह आप ये मल्टी मिलियनर हैं, लेकिन अभी भी स्ट्रगल जारी रखे हुए हैं। तो आप हमारे साथ रहिए, हमारी डिस्कशन सुनते रहिए, उर्दू वर्ल्ड ट्रैवल को ट्यून करें। अगली ब्रेक में आपसे दिलचस्प गुफ्तगू के साथ मिलते हैं।
जी वेलकम बैक नाजरीन। मेरे साथ नसीर अदील साहब मौजूद हैं, रियल स्टेट के बहुत मशहूर पर्सनैलिटी हैं हमारे कैलगरी सिटी में, जो कि अल्बर्टा प्रोविंस में है और कनाडा में बहुत अरसे से ये मुकीम हैं, बहुत कामयाब बिजनेसमैन हैं। मैं जैसे ही इनसे मिलने के लिए आया तो मैं हैरान हुआ कि ये पूरा कम्प्लेक्स जो आपको अभी नज़र आ रहा है स्क्रीन के ऊपर, ये नसीर भाई ने ख़ुद अपनी मेहनत से जो है बनाया। लेकिन मैं जब इनके ऑफिस में आया तो वो ट्रेडिशनल जो हमारा पाकिस्तान के प्रॉपर्टी डीलर होते हैं जी, बाहर लग्जरी गाड़ियां हैं, 30-30 मुलाजिम हैं, चाय वाले अलग हैं, कॉपीज़। तो मैंने देखा कि नसीर भाई ख़ुद जो हैं वो कॉपीज़ कर रहे हैं ऑफिस में, कंप्यूटर के ऊपर ख़ुद बैठे हुए हैं। इनके ऑफिस में इवन असिस्टेंट तक नहीं है, सफाई ये ख़ुद करते हैं अपने ऑफिस की। तो नसीर भाई ये क्या राज है यहाँ पे? राज ज़बरदस्त ये बात है कि जब भी आप यहाँ काम करते हैं ना, तो आपको हार्डवर्क की और फिर फिज़िकली काम करने की बॉडी को आदत पड़ जाती है जी। एक तो ये चीज़ है। दूसरी, पाकिस्तान की तरह यहाँ वो लेबर इतनी आसान सस्ती नहीं है कि आप ये अफोर्ड कर सकें सारी चीज़ें। तो वो दोनों चीज़ें यही काउंट होती हैं कि एक तो अफोर्ड लेबर और दूसरा कि आपको पहले ही आदत पड़ चुकी होती है। मैं आपको बताऊं कि मुझे भी बड़ा अजीब लगा कि जब मैं यहाँ आया तो मैंने देखा कि मैं जब आप डॉक्टर्स के क्लिनिक में जाएं तो हमारे यहाँ डॉक्टर्स क्या करते हैं कि वो पेशेंट आया तो एक ही टेबल पे बैठे हैं, वो सब पेशेंट लाइन में लगे हैं और बारी बारी देख रहे हैं और डॉक्टर साहब आराम से बैठे हैं। तो यहाँ का कल्चर ये था कि जितने मरीज़ हैं, अगर 6 मरीज़ आए हैं, 6 डिफरेंट कमरों में बैठे हैं, डॉक्टर साहब खुद एक एक कमरे में जाके उनकी फ़ाइल देख रहे हैं, उनको चेक कर रहे हैं। तो ये मुझे बड़ा एक्टिव सा लगा। मैंने कहा यार ये लॉयर के ऑफिस में जाएं, आप डॉक्टर के ऑफिस में जाएं या किसी बिजनेस, वो सारे काम एक एक्टिव अंदाज से कर रहा है। तो ये बड़ा ब्यूटी है यहाँ की। सो इसलिए ये सारे काम खुद ही करने पड़ते हैं भाई यहाँ पे। बिल्कुल जी, मैं इस बात का गवाह हूँ कि इनकी स्ट्रगल लाइफ की तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन अभी भी आप अंदाज़ा लगाएं कि ये बहुत सारे बिज़नेस चला रहे हैं, मल्टीपल बिज़नेस ये चला रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अपने काम खुद करते हैं। और ये इन्होंने जो बात की कि यहाँ पे क्लिनिक पे जाओ तो वाकई ये बिल्कुल, आप टेस्ट कराने जाओ तो हर रूम अलग है, आप वहाँ पे बैठेंगे, आपका किसी बंदे से इंटरेक्शन भी नहीं होता। तो ये कनाडा की खूबसूरती है। नसीर भाई, कनाडा में आने वाले नए इमिग्रेंट्स के लिए क्या उनको मशवरा देंगे और क्या उनको बताएंगे कि आके उनको यहाँ पे क्या पहला काम करना चाहिए ताकि उनकी लाइफ थोड़ी सी आसान हो जाए? कनाडा में एक ज़बरदस्त ये ब्यूटी है कि आप जो भी सोचें आप कर सकते हैं। आप अपना माइंड बनाएं कि मैंने ये करना है। मसलन आप पॉलिटिशियन बनना चाहते हैं, आप पॉलिटिशियन में बिल्कुल कामयाब होंगे, लेकिन आपको रूट लेना है। लेकिन मशवरा यही है कि आपको स्किल ऐसी हो, एक तो अपनी एजुकेशन, आज का दौर इतना कम्पिटिटिव है कि आपको एजुकेशन पे बहुत ज़ोर देना चाहिए। फिर उसमें आप वो जो भी हो पढ़ा हो उसमें आप थोड़ा सा स्किल हो आपके पास के आएँ तो आपको जो भी आपका इंटरव्यू करे उसको पता चले कि हाँ यू नो योर जॉब। सो ये एक की सक्सेस है, की है यहाँ की सक्सेस के लिए। तो आप नए आने वालों को ये मशवरा देंगे कि अगर वो पाकिस्तान में सेटल्ड हैं, पाकिस्तान में अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, उसके बावजूद भी उनको कनाडा आना चाहिए? ये अक्सर सवाल लोग करते हैं मुझसे। यार बड़ा अजीब सी ये क्वेश्चन है या सिचुएशन है कि दुनिया एक जैसी है। जहाँ भी आप सक्सेसफुल हैं, जहाँ आप पैसा बना रहे हैं, वही जगह आपके लिए अच्छी है। आप यूएसए में जाएं, कनाडा में जाएं, यूरोप में जाएं, अगर पैसा बना रहे हैं तो बिज़नेस तो है ही पैसे का नाम। अगर आप पैसा बना रहे हैं तो आई थिंक कि आप उधर एंजॉय करें। यहाँ फिर आपको नए सिरे से सारी स्ट्रगल करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप अपने बिज़नेस को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं कि हाँ, अगर आपका वो बिज़नेस है, आपको इसको एक्सटेंड करना चाह रहे हैं कि इस अब तो ग्लोबल विलेज हो गया ना जी, आप यहाँ करें वहाँ करें, आप अपॉर्चुनिटी है। तो बिज़नेस को आगे बढ़ाने के लिए आए, नए सिरे से अगर करना थोड़ा मुश्किल होगा। नाजरीन, आपने आज हमारा जो है दिलचस्प प्रोग्राम देखा। नसीर अदील साहब जो कि रीमैक्स जो है इनकी कंपनी है, उसके साथ ये रियल स्टेट का बिज़नेस करते हैं। और मैं आपको फिर एक दफ़ा ये ऑफ़र दूंगा कि अगर आप पाकिस्तान में, आपके पास पैसे तो बहुत ज़्यादा हैं, मुझे इस बात का पता है, और अगर आपके पास पैसे हैं, आप कनाडा में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आपको ये 100 रास्ते बताएंगे। कनाडा में आप कमर्शियल प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, रेजिडेंशियल लेना चाहते हैं, एग्रीकल्चर लेना चाहते हैं, नसीर अदील एक एतमाद का नाम है। आप डेफिनेटली इस प्रोग्राम के तवस्सुत से, आपके स्क्रीन के ऊपर इनके नंबर्स नज़र आ रहे हैं,
आप कनाडा में भी कहीं मौजूद हैं और आप कैलगरी शिफ्ट होना चाहते हैं कनाडा के किसी इलाके से, तो सबसे पहले इनसे रब्ता कीजिएगा ताकि आपको ये बड़ी मुनासिब कीमत के ऊपर रेजिडेंशियल, कमर्शियल और एग्रीकल्चर जो है वो ज़मीन और मकान लेके दे सकते हैं। और इनका इंटरव्यू सुन के आप डेफिनेटली ये मोटिवेट ज़रूर हों कि ये जिस ज़माने में आए थे इन्होंने स्ट्रगल की और आज अगर ये मल्टी मिलियनर हैं तो अपनी मेहनत की वजह से हैं। सो मेहनत में हार नहीं होनी चाहिए। आप मेरे इस चैनल उर्दू वर्ल्ड ट्रैवल को ट्यून ज़रूर करें और सब्सक्राइब और लाइक भी ज़रूर करें ताकि आपको मैं दिलचस्प किस्म की शख्सियात जो कि आइंदा आने वाले दिनों में मैं मज़ीद मिलवाऊँगा। तो व्यूअर्स, मैं नसीर अदील साहब के साथ मौजूद हूँ। नसीर अदील साहब जो हैं वो मशहूर रियल्टर हैं कैलगरी में, और इस वक्त हम जो हैं एक एरिया में जा रहे हैं जहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन हाउस की चल रही है। तो नसीर भाई से मैं पूछता हूँ, नसीर भाई आप कहाँ जा रहे हैं हम अभी? ये पास ही है जी, बालजेक माल के पास हमारे एक दोस्त हैं, वो घर बनवा रहे हैं खुद। सो मैंने कहा थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाए कि जो फाउंडेशन है वो कैसे चलती है और उसके ऊपर जो फ्रेमवर्क है, उसको फ्रेमिंग बोलते हैं, वो कैसे होती है, तो थोड़ा सा आपको और व्यूवर्स को थोड़ा सा आइडिया हो जाए उसकी कंस्ट्रक्शन। जी, तो व्यूअर्स आपने सुना और फिर मैं आपको लेके जा रहा हूँ। आज नाजरीन ये वीडियो देख के डेफिनेटली आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी और आप इंजॉय करेंगे, लेकिन साथ साथ आपको मैं ये भी बताता चलूँ कि आपकी कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड, प्रॉपर्टी के रिलेटेड जो भी ज़रूरियात हैं आप डेफिनेटली नसीर अदील भाई से रब्ता करें। इनके नंबर जो हैं वो स्क्रीन पे आ रहे हैं। ये आपको बहुत ही ज़बरदस्त सलाह देंगे जिससे आपका बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो चलते हैं हम मकान की कंस्ट्रक्शन की तरफ, ताकि आप ये भी देख लें कि कनाडा में मकान किस तरीके से कंस्ट्रक्ट होते हैं और उनके कितनी लागत आती है। जी, तो व्यूअर्स हम एक कंस्ट्रक्शन साइट पे आ गए हैं जहाँ पे हम आपको बताएंगे कि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन किस तरह की होती है और उस पर कितने अखराजात आते हैं, कौन सा मटेरियल यूज़ होता है और इस लैंड की प्राइस क्या है। ये सारी बातें जो है हम नसीर भाई से पूछेंगे। आप हमारे साथ रहिएगा। जी, तो व्यूअर्स उर्दू वर्ल्ड ट्रैवल में एक बार फिर खुशामदीद। आपके सामने एक लकड़ी का बहुत बड़ा स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हैं, ये घर बन रहा है और आप अंदाज़ा लगाएं कि ये पूरी लकड़ी का घर है। यहाँ कनाडा में ये लॉ है, रूल है कि आप घर जो भी बनाएंगे वो लकड़ी से बनेगा। उसकी बेस जो होती है वो आपके सामने नज़र आ रही है कि वो कंक्रीट की है, लेकिन ऊपर स्ट्रक्चर जो जितना भी है वो सारा जो है लकड़ी का है। तो आप इस घर को देखें, इस लकड़ी को देखें और डेफिनेटली जब आप इस लकड़ी के बने हुए घर की प्राइस को सुनेंगे तो आप हैरान होंगे कि इसकी प्राइस कितनी है। मैं खुद डेफिनेटली बहुत ज़्यादा हैरान हुआ जब मैं यहाँ पे आया और मुझे पता चला कि यहाँ पे लकड़ी के घर होते हैं और इन लकड़ी के घरों को कैसे बनाया जाता है और उनकी प्राइस क्या है। तो इस बात का हम पूछते हैं नसीर भाई से। नसीर भाई, हमारे सामने लकड़ी का एक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है। अब मुझे ये बताएं कि ये सारे घर कम्प्लीटली लकड़ी से बनते हैं, इस स्ट्रक्चर को कैसे बनाया जाता है और इसकी प्राइस फिर हम एंड पे आपसे पूछेंगे कि ये क्या सीन है कि इसकी प्राइस क्या होती है। जी मान भाई, बिल्कुल ये वेदर कंडीशन की वजह से यहाँ सारा वुड वर्क है, लेकिन इसकी फाउंडेशन पे अगर आप देखें तो कंक्रीट है। वो आप नीचे से इसको कंक्रीट आती है, ऊपर लेके आते हैं, उसके ऊपर ये सारा बिल्ड करते हैं कि वुड वर्क जो सारा लंबर है इस्तेमाल होती है। तो ये तकरीबन ये बेस सारी कंक्रीट की है। ये इसकी जो इसके ऊपर 8 फीट इसकी बेस होगी। हाँ, 8 फीट इसकी बेस होगी और इसके ऊपर जितना भी कंस्ट्रक्शन है वो सारी लकड़ी है, सारी ऊपर लंबर इस्तेमाल हो रही है। तो ये नसीर भाई, ये लकड़ी किस टाइप की है? मतलब ये बहुत मजबूत लकड़ी नज़र आ रही है और इसकी प्राइस क्या होती है? अगर आप कंपेयर करें कंक्रीट वर्क को और लकड़ी के काम को तो इसमें कितना डिफरेंस होता है? कंक्रीट सॉलिड चीज़ है, वो काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ जाती है इसके मुकाबले में। ये स्प्रूस जो वुड है कनाडा में, वो इसकी खुद की यहाँ से अवेलेबल है,
तो उस बेस पे इस लिहाज से ये इकोनॉमिकल चीज़ है। तो नसीब भाई ये बताइए कि ये लकड़ी कितनी मजबूत होती है और कितनी ड्यूरेबल, कितना अरसा चलती है ये लकड़ी? ये काफ़ी लकड़ तो लकड़ है, लेकिन इसमें ये अगर देखें 50-60 ईयर का भी अगर घर हो जाए तो इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इस कंस्ट्रक्शन के लिहाज से इसका आइडिया, इसकी जो एटलीस्ट जो लाइफ है वो 50 to 60 ईयर्स ईजीली है। तो इस लकड़ी को देख के तो नसीर भाई मैं ये अंदाज़ा लगा रहा हूँ कि इसकी प्राइस तो बड़ी कम होगी फिर। नहीं, ये आइडिया इतनी कम प्राइस नहीं है। वैसे देखा जाए कि दुनिया में जो कंस्ट्रक्शन कास्ट है कनाडा में लिविंग जो स्ट्रक्चर है वो सेकंड नंबर पे है। सो वेरी एक्सपेंसिव, नॉट इजी। सो ये कुछ सस्ता नहीं है। ये भी इसको आप स्क्वायर फीट के लिहाज से देखें, ये तकरीबन 5000 स्क्वायर फीट का घर है ये। 5000 स्क्वायर फीट। हाँ जी। तो ये इसकी टोटल प्राइस आफ्टर कंप्लीशन आप कितना अंदाज़ा लगा रहे हैं, क्योंकि आप रियल्टर हैं तो आपके ख्याल में ये कितने का होना चाहिए घर? इसमें सारी चीज़ें आपको कैलकुलेट करनी पड़ेंगी। पहले तो आपको ज़मीन कितनी है, कि आप कितने जगह पे आपने वो लाट कितनी ली है, डिपेंड करता है। छोटी लाट है या बड़ी लाट है तो उसकी प्राइस होगी। उसके अलावा फिर उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन कितनी है, कंस्ट्रक्शन के अंदर फिर बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें अपग्रेड बोलते हैं। एक आप सिंपल चीज़ रख सकते हैं, एक आपके अपनी एक होती है कि आप ये चीज़ पसंद कर रहे हो, आप एक $100 की चीज़ लगा सकते हो या आप $500 की भी लगा सकते हो। तो नसीर भाई सिमिलर काइंड ऑफ घर जितना आपने स्क्वायर फीट बताया है, उस घर की व्यूअर्स के लिए प्राइस बताएं कि अगर कंप्लीट एक घर हो तो उसकी प्राइस क्या होगी इस एरिया में? चलो मैं इसको फिर, चूँकि मटेरियल कास्ट बढ़ चुकी है तो ये बिटवीन 160 to 200 इसके ऊपर भी आप जा सकते हैं। कि मैं रफली आपको बता दूं कि $200 पर स्क्वायर फुट की कास्ट है। तो अगर ये 5000 का है तो 1 मिलियन तो वो हो गई ना। 1 मिलियन। सो इसके बाद आपकी लैंड की कास्ट है, वो डिपेंड करता है कितने की आपने ली है। मे बी $500,000 है, 200,000 की है तो वो उसमें डाल लें तो ऑलमोस्ट प्लस GST ये वो डाल के 200 कास्ट 2 मिलियन तक जाती है। अराउंड 1.5 मिलियन। 1.5 मिलियन। फिर भी नाजरीन जितना बड़ा आप घर देख रहे हैं, ये जब कंप्लीट हो जाएगा तो डेफिनेटली बहुत ही खूबसूरत इसकी शेप निकलेगी। लेकिन नसीर भाई ने तमाम वो फैक्ट बताया कि ये यहाँ पे लकड़ी क्यों यूज़ करते हैं और लकड़ी की कीमत क्या होती है मरबा फीट के हिसाब से। डेफिनेटली अगर आपने नया घर कंस्ट्रक्ट करवाना है और आपको लैंड भी परचेज़ करनी है तो आप नसीर भाई से रब्ता करेंगे, बहुत एक्सपीरियंस है, आपको ये सारी प्राइस लगा के और कंप्लीट घर करके देंगे। ये तो व्यूअर्स मैं आपको ऊपर वाले पोर्शन में लेके जा रहा हूँ इस घर के, और अब आप देखें कि इस घर में यहाँ किस तरह की लकड़ी यूज़ हो रही है, कितनी लकड़ी यूज़ हो रही है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 100% जो है वो घर की कंस्ट्रक्शन जो स्ट्रक्चर है उसमें लकड़ी यूज़ हुई है। हमारे यहाँ हमारे पाकिस्तान में लोग कंक्रीट डालते हैं, सीमेंट यूज़ करते हैं, बजरी यूज़ करते हैं, ईंटें यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे दोबारा नसीर भाई से सवाल करते हैं कि नसीर भाई आप अगर हम इसकी पायदारी के हिसाब से बात करें, जैसे मैं ये लकड़ी का पूरा स्ट्रक्चर देख रहा हूँ, मुझे तो ये लग रहा है कि ये इतना मजबूत नहीं होगा जितना कंक्रीट के मजबूत होते हैं। आपके इसके बारे में क्या राय है कि ये कितना एक मजबूत होता है? वो कंक्रीट के मुकाबले में तो इतना सॉलिड नहीं है, लेकिन इसकी ड्यूरेबिलिटी और इसकी मजबूती में कोई कमी नहीं है। यानी अगर बारिश तेज़ हो, यहाँ पे जैसे बहुत ज़्यादा तूफ़ान आते हैं तो उसमें इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता? कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसका स्ट्रक्चर इसी तरीके से मैकेनिकल बनाया गया है कि इसको आप देखिए बेस के साथ कैसे जोड़ते हैं, फिर इसके साथ हर चीज़ को आपने बीम और इसके सारी जो LVL सारे और इसके ट्रसेस बहुत मजबूती के साथ ये सारा स्ट्रक्चर है। इट्स नॉट कि आप इसको लकड़ देख रहे हैं तो इट्स नॉट दैट ईजी। ओके। इसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें अभी आनी है, इंस्टॉलेशन आनी है, फिर शीट्स आनी है, फिर उसके ऊपर फिनिशिंग है। इसका मतलब वेरी स्ट्रॉन्ग स्टफ बन जाता है, स्ट्रॉन्ग एवरीथिंग। तो इस इलाके में जहाँ पे हम खड़े हुए हैं यहाँ पे लैंड की क्या प्राइस है? नॉर्मली अगर कोई फार्म हाउस कोई लेना चाहे या इन्वेस्ट करना चाहे पाकिस्तान से या यहाँ से, तो वो जहन में कितना एक आइडिया होना चाहिए उनके? अगर आप रेजिडेंशियल की बात कर रहे हैं तो ये जो बाज़क एरिया है यहाँ तकरीबन 5 से 6 लाख पर एकड़। अगर 2 एकड़ या 4 एकड़ की लाट लेते हैं तो आप जहन में रखें कि आपको अगर 5 लाख है 1 मिलियन का तो वो मिलेगा। 2 एकड़ की लाट तो उसके ऊपर आपने फिर घर बनाना है तो वो जैसे आपकी मर्ज़ी, साइज़, उसमें क्या क्या आपने कितना गोड डालना है, क्या फ़ीचर रखने हैं, तो वो डिपेंड कर कितने कार गराज होगी। जैसे आपको ये इसमें ये बाहर देखे तो डेक नज़र आ रहा है, ये भी एक इजाफी फ़ीचर है। तो इसके ऊपर ये शुरू में आप कास्ट अगर नहीं डाल इसको ऐड करते तो कास्ट में कमी होगी। अगर ये डाल लेते हैं तो चलो जी ये भी $10,000 का ख़र्चा है
$10,000 इसमें आपको रेलिंग लगानी है, सारा इसकी पोस्ट एवरीथिंग, वुड वर्क, लेबर, तो ये सारे फीचर घर की ना वैल्यू में ऐड होते जाते हैं प्राइस में। तो व्यूअर्स, जैसे कि नसीर भाई ने आपको प्राइस बताई, मुझे तो ये लगता है कि अगर आप कंपेयर करें लाहौर इस्लामाबाद तो उससे ज़्यादा कीमत नहीं है, उसके बराबर ही कीमत है। क्या ख्याल है नसीर भाई? जी बिल्कुल, मैं देख रहा हूँ जी पाकिस्तान में तो कंस्ट्रक्शन की तो इंतहा है, स्टेट ऑफ द आर्ट घर बन रहे हैं और उनमें जो मटेरियल इस्तेमाल हो रहा है, जो उनमें फिनिशिंग आ रही है, वो देखने के काबिल है। सो सेम स्टाइल इज़ हेयर कि आप अगर स्टेट होम बनाते हैं तो ज़ाहिर है उसमें भी कास्ट बहुत, अगर आपने एक सिंपल घर रखना है तो प्राइस डिफरेंस बिल्कुल डिफरेंट होगा। जी तो व्यूअर्स, आज आपने देखा कि हमने आपको प्रॉपर्टी के रिलेटेड काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन दी और स्पेशली नसीर भाई जो है उनकी बड़ी मेहरबानी कि वो कंस्ट्रक्शन साइट पे भी लेके आए हैं और आपको अंदाज़ा जो है वो आपको दिया कि कितने एक पैसे अगर आपके पास हों तो आप एक फार्म हाउस बना सकते हैं, रेजिडेंशियल घर बना सकते हैं, लैंड ले सकते हैं। तो मैंने इस इंटरव्यू के बाद मुझे भी अंदाज़ा हुआ कि यहाँ पे ज़मीन जो है पाकिस्तान के मुकाबले में ज़्यादा सस्ती है और यहाँ पे फैसिलिटीज़ जो हैं पाकिस्तान की निस्बत बहुत ज़्यादा हैं। यहाँ पे आपको गैस, बिजली, पानी, इनकी अनइंटरप्टेड सप्लाई मिलेगी। यहाँ पे ये प्रॉब्लम आपको बिल्कुल नज़र नहीं आएगा। सो अगर आप अपनी पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, बहुत अच्छी जगह लगाना चाहते हैं और बहुत अच्छे बंदे की तलाश है, तो ये बंदे मेरे सामने खड़े हैं। इनका नाम है नसीर अदील साहब और आप इनसे रब्ता ज़रूर करें। इनके नंबर्स जो है आपको नज़र आ रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर। तो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में बहुत दिलचस्प किस्म की आपको इन्फॉर्मेशन देने लगे हैं। नसीर भाई हमारे साथ होंगे। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।